इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी न जाए। लेकिन शायद वो ये भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक करोड़पति महिला अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है इंदर नगर, और इसी इंदर नगर इलाके की रहने वाली है मीनाक्षी महेश्वरी। मीनाक्षी जो इसी इंदर नगर के एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहती है। बात कर रहा हूँ मैं 17 मार्च 2024 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। दरअसल उस वक्त मीनाक्षी अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। तभी बाहर से कोई आकर उसके दरवाजे की बेल बजाता है। मीनाक्षी जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी सहेली प्रीति खड़ी है। प्रीति जो उसी के नीचे 2nd फ्लोर पर अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। प्रीति के पति का नाम है हेमंत जैन। दरअसल उस वक्त प्रीति जो काफ़ी बदहवास हालत में खड़ी थी, रोते हुए मीनाक्षी से कहती है कि दीदी जल्दी से मेरे घर पर चलिए, दरअसल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने की जब बात बताती है, इसे सुनकर प्रीति भी एकदम से घबरा जाती है। कहती है कि कब हुआ, कैसे हुआ। इस पर प्रीति मीनाक्षी को जवाब देते हुए कहती है कि लगभग 1 घंटा पहले मेरे पति आकर दरवाजे की बेल बजाए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो मेरे शरीर पर गिर गए। दरअसल उनके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रीति जैसे ही ये सारी बातें बताती है, मीनाक्षी तुरंत ही प्रीति को लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में हेमंत अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और बेड पर काफ़ी मात्रा में खून भी लगा हुआ है। दरअसल वाकई में हेमंत की हालत काफ़ी ख़राब होती है। मीनाक्षी जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, तुरंत ही अपने पड़ोस के डॉक्टर पंकज को बुलाती है। डॉक्टर पंकज जब हेमंत को देखते हैं, प्रीति और मीनाक्षी से कहते हैं कि इनको लेकर तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल ले जाने की जब बात कहते हैं, मीनाक्षी और प्रीति फौरन ही हेमंत को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब हेमंत को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि हेमंत की तो रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर प्रीति काफ़ी चीख चीख कर रो रही है। दरअसल प्रीति इस हालत में नहीं थी कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके, इसीलिए पुलिस मीनाक्षी से ही पूछताछ करती है। तो मीनाक्षी वही सारी बातें पुलिस को बताती है जो प्रीति उसको बता चुकी थी। लेकिन मीनाक्षी जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, इसे सुनकर पुलिस को कुछ अटपटा सा लगता है। दरअसल पुलिस मीनाक्षी की बातों पर भरोसा ही नहीं करती है, इसीलिए पुलिस सबसे पहले हेमंत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे मीनाक्षी ने पुलिस को बताया था, उसकी बातों की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस अब हेमंत के घर पर जाती है और जाकर घटनास्थल का काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस जब हेमंत के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बेड पर काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि पुलिस जब उसके घर के अंदर और सीढ़ियों पर जाकर देखती है तो कहीं भी ना तो खून का एक धब्बा और ना ही कहीं खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर पुलिस को काफ़ी अजीब सा लगता है। पुलिस ये भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि मीनाक्षी को प्रीति ने बताया था कि जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोली थी, उसका पति उसके शरीर पर ही गिर गया था।
लेकिन पुलिस जब प्रीति के कपड़ों को चेक करती है तो प्रीति के कपड़ों पर भी खून का एक धब्बा भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं प्रीति के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने शक को दूर करने के लिए प्रीति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त हेमंत की मौत हुई थी उसके लगभग 1 घंटा पहले उसके घर के अंदर 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वही दोनों व्यक्ति बारी बारी से घर के बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोनों के जाने के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर के बाद वापस अपने घर के अंदर जाते हुए भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी हेमंत न तो घर के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं बाहर से घर के अंदर आते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस उन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि उनमें से एक का नाम है मोहन गुप्ता, जो दानाखोली इलाके का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है आदेश जैन, जो सुमावली का रहने वाला है। दरअसल मोहन और आदेश दोनों जिगरी दोस्त हैं। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करने के लिए आदेश और मोहन के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि दोनों ही अपना घर छोड़कर फरार ही नहीं हो चुके हैं, बल्कि दोनों ने अपना अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है। इसीलिए पुलिस अब इन दोनों के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है। दबिश डालने की वजह से आखिरकार उसी रात को ही लगभग 1:30 बजे के आसपास आदेश अपने बड़े भाई को लेकर थाने पहुंच जाता है। आदेश जब थाने में पहुंचता है, पुलिस आदेश से पूछताछ करती है तो आदेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। दरअसल मैं मोहन से पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन जब मैं हेमंत के घर पर पहुंचा तो देखा कि हेमंत अपने बेड पर काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है और बगल में ही प्रीति और मोहन अपने सर पर हाथ रखकर काफ़ी उदासी अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। इसीलिए मैं पैसा लिए बगैर ही 2 मिनट के अंदर ही उसके घर से बाहर निकल गया। आदेश जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस ना तो आदेश की बातों पर भरोसा करती है और ना ही उसे छोड़ती है। उसके बाद पुलिस अब मोहन को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार अगले दिन शाम के समय मोहन भी अपने वकील को लेकर थाने पहुंच जाता है। पुलिस जब मोहन से हेमंत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो हेमंत भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और साथ ही साथ हेमंत की पत्नी प्रीति का भी नाम लेता है। मोहन जैसे ही प्रीति का नाम लेता है, पुलिस अब प्रीति को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। लेकिन पुलिस जब प्रीति से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, प्रीति जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हेमंत, जिसके बड़े भाई का नाम है भागचंद, जो इसी ग्वालियर के खिचड़ी मोहल्लागंज में रहता है, जहां पर भागचंद रहता है, दरअसल उसी के बगल में एक शुक्ला परिवार भी रहता है। इसी शुक्ला परिवार की रहने वाली है प्रीति शुक्ला। दरअसल भागचंद और शुक्ला परिवार के बीच में इतनी काफ़ी नज़दीकियाँ होती हैं कि अक्सर दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। इधर हेमंत जब बार बार प्रीति के घर पर आना जाना शुरू करता है, इस वजह से हेमंत और प्रीति दोनों एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आ जाते हैं, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। हेमंत और प्रीति के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद दोनों शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी दोनों के परिवार वाले नहीं देते हैं। इसीलिए हेमंत और प्रीति अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। प्रीति जब हेमंत से शादी कर लेती है, इस वजह से उसके परिवार वालों की काफ़ी बदनामी होती है, जिसकी वजह से प्रीति के परिवार वाले वहां से अपना मकान बेच देते हैं और कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इधर हेमंत भी जब प्रीति से शादी कर लेता है, उसके बाद प्रीति को लेकर कैथावली इलाके में चला जाता है और यहीं पर किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। उसके बाद हेमंत शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से एक साड़ी का शोरूम खोलता है और थोक भाव में साड़ी बेचने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, हेमंत का ये बिजनेस काफ़ी चल पड़ता है। अपने बिजनेस में इस प्रकार से उलझ जाता है
कि अक्सर वो गुजरात के सूरत शहर में जाता है और वहीं से मार्केटिंग करके अपना बिजनेस चलाने लगता है। लेकिन कैथावली इलाके में जिस फ्लैट में हेमंत अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसी के ऊपर वाले फ्लैट में मोहन गुप्ता भी किराए पर रहता है। आसपास होने की वजह से मोहन और हेमंत के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। हेमंत जब अपना बिजनेस के सिलसिले में गुजरात के सूरत शहर में जाता है, उस वक्त अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की देख रेख करने के लिए मोहन के ऊपर ही छोड़ देता है। दरअसल हेमंत मोहन के ऊपर इतना काफ़ी भरोसा करता है कि सूरत से अगर उसको कोई मोटी रकम भी भेजनी होती है तो मोहन के ही अकाउंट पर भेजता है। मोहन भी ईमानदारी से हेमंत का साथ देने लगता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही गहरी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद मोहन अब हेमंत के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। बार बार मोहन जब हेमंत के घर पर आना जाना शुरू कर देता है, इधर हेमंत जब अपने घर पर नहीं होता है, उसी दरमियान मोहन हेमंत की पत्नी प्रीति से बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत करते करते आखिरकार मोहन और प्रीति भी दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब प्रीति के घर के अंदर ही मोहन और प्रीति के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, इस बात की जानकारी हेमंत को कभी मालूम नहीं चल पाता है। लेकिन इस घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले एक दिन हेमंत जब अपने घर पर पहुंचता है और अपने दोनों बच्चों से बातचीत करने लगता है, बातचीत करने के दरमियान ही उसके दोनों बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि पापा, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो मम्मी मोहन अंकल के साथ ही अपने कमरे में सोती है और हम दोनों को बगल वाले कमरे में सुला देती है। बच्चे जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, इसे सुनकर मोहन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हेमंत जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, प्रीति भी अपने पति को कई तरह की सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन हेमंत अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ मोहन को साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से प्रीति और मोहन ना तो दोनों एक दूसरे से बातचीत ही कर पाते हैं और ना ही दोनों मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हेमंत को एक डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल कहीं फिर से दोनों एक ना हो जाएं। इसीलिए हेमंत अपना यहाँ का घर खाली कर देता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपनी बड़ी बहन के पास चला जाता है और फिर वहीं से अपना बिजनेस करने लगता है। इधर प्रीति जब अपनी ननद के साथ रहने लगती है, वो चाहकर भी मोहन से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन आखिरकार हेमंत भी अपनी बहन के पास कब तक रह सकता था। लगभग 3 महीने के बाद आखिरकार हेमंत अपनी बहन का भी घर छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इसी इंदरगंज के एक अपार्टमेंट में अपना एक फ्लैट खरीद लेता है और फिर यहीं पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है। लेकिन इंदर नगर में जब आकर रहना शुरू कर देता है, प्रीति अब फिर से मोहन से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि मोहन से मुलाकात भी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति को भी लगने लगता है कि आखिरकार वो इस तरीके से कब तक मोहन से मुलाकात करती रहेगी। इसीलिए एक दिन प्रीति जब मोहन से मुलाकात करती है, उससे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। दूर जाने की जब बात कहती है, मोहन उससे कहता है कि हम दोनों अपना घर छोड़कर भाग चलते हैं। लेकिन जब घर छोड़ने की बात कहता है, प्रीति मोहन को एक सुझाव देते हुए कहती है कि घर छोड़ने से बेहतर है कि क्यों ना हम दोनों हेमंत को ही इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और फिर हम काफ़ी मज़े से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगेंगे। हेमंत को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, मोहन भी प्रीति के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि वो प्रीति का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 15 मार्च 2024 को हेमंत जब अपना काम निपटा कर अपने घर पर पहुंचता है, 17 मार्च 2024 की सुबह सुबह प्रीति जब अपने पति को चाय पीने के लिए देती है, उसी चाय में कुछ नींद की गोलियां भी मिला देती है, जिसे पीने के बाद हेमंत काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है।
उसके बाद प्रीति हेमंत के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है और कहती है कि हम अपने काम को आज ही अंजाम देंगे। इधर मोहन जब प्रीति के घर पर पहुंचता है, उसी दरमियान उसका दोस्त आदेश भी उसके नंबर पर फ़ोन कर देता है और उससे कुछ पैसों की डिमांड करने लगता है। पैसों के लिए जब डिमांड करता है, मोहन आदेश से कहता है कि मैं हेमंत के घर पर हूँ, तुम यहीं पर आ जाओ। इधर आदेश जब हेमंत के घर पर पहुँचता है तो उसके घर के अंदर का नज़ारा देखकर आदेश को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए आदेश बिना पैसा लिए बगैर ही 2 मिनट के अंदर ही हेमंत के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आदेश जैसे ही हेमंत के घर से बाहर निकलता है, उसके बाद मोहन और प्रीति हेमंत की गला दबाकर हत्या करने लगते हैं। इधर हेमंत जब छटपटाने की कोशिश करता है, दोनों ही उसका सर पकड़कर दीवार पर टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से हेमंत का सर फट जाता है और उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बहने लगता है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद हेमंत की मौत हो जाती है। जैसे ही हेमंत की मौत हो जाती है, उसके बाद मोहन भी उसके घर से बाहर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद प्रीति भी अपने घर से बाहर निकलती है और 3rd फ्लोर पर जाकर मीनाक्षी से मुलाकात करती है और मीनाक्षी से झूठ बोल देती है। कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे ही घर पर बदहवास हालत में पड़े हुए हैं। वाकई में प्रीति जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस प्रीति की तहरीर पर आदेश को तो छोड़ देती है, लेकिन मोहन को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने प्रीति और मोहन को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।